वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2024 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी। मजा आ जाएगा आपको। नाम है रिले। तो कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट जाता है। यहाँ हम हेनरी के गाल पे दोस्तों जख्म वगैरह नोटिस कर पाते हैं, यानी कि हाल ही में उसे किसी ने पीटा है। कुछ देर में क्या होता है कि रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी ब्लैक कलर की कार रुकती है, जिसमें से बाहर आता है विक्टर नाम का बूढ़ा आदमी। वो भी एकदम सूट बूट में। दोस्तों हेनरी उससे कहता है कि तुम तो एक नॉर्मल घमंडी इंसान की तरह दिखते हो। मुझे लगा था कि इतना घिनौना काम करने वाला आदमी दिखता भी घिनौना ही होगा। पर विक्टर उसकी बातों से बौखलाता नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब मुझे मेरी रिपोर्ट दे दो। तो हेनरी कहता है मैं सारी रिपोर्ट तुम्हें सौंप तो रहा हूँ, मगर इनकी एक कॉपी मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास भी है। अगर आज के बाद तुम्हारे गुंडों ने मेरा पीछा किया तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव उसे पब्लिक कर देगा। विक्टर कहता है कि मुझे पता है ये सारी चीजें कैसे काम करती है, इसलिए तुम इत्मीनान से रहो, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद हेनरी विक्टर के साथ सेल्फी लेता है और विक्टर कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो रिपोर्ट्स लेकर चला जाता है। मगर हेनरी को अभी भी डर लग रहा था। डर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको था कि ये विक्टर फिर कोई चाल न चल जाए मेरे साथ। अब वो विक्टर के जाते जल्दी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने लग जाता है और उसका पीछा करता है टॉम नाम का एक आदमी, जिसके बारे में हेनरी को नहीं पता दोस्तों कि टॉम रेस्टोरेंट में एक मामूली सा आदमी बनकर बैठा हुआ था और अब वो पीछा कर रहा है। हेनरी फिर एक टैक्सी लेता है और उसके पीछे से आने वाले दूसरे ट्रक में टॉम बैठ जाता है। उसमें बैठकर वो अपने बैग से एक मशीन निकालता है, जिसे करता है वो अपने फोन से कनेक्ट। इसके बाद वो जो भी उस मशीन में टाइप करता है ना, कॉल से वो चीज हेनरी को सुनाई देती है। इसके बाद वो हेनरी के पीछे पड़ जाता है रेलवे स्टेशन तक और उसको सही सलामत ट्रेन से जाते हुए देखकर घर लौट आता है अपने, जहाँ वो अपना फोन चेक करता है। उसे विक्टर का एक वॉइस मैसेज आया होता है कि हेनरी ने रिपोर्ट हमें सौंप दी है और हमने पैसे भी उसको दे दिए। अब जब तक हेनरी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेगा तब तक हम भी शांत रहेंगे। फिर हेनरी का भी वॉइस मैसेज आता है दोस्तों कि तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस की बदौलत मैंने उन रिपोर्ट से छुटकारा पा लिया, मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए हैं और मैं उस शहर से दूर आ चुका हूँ। साथ ही विक्टर के दिए हुए पैसों में से मैंने आधे पैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे एड्रेस पे भिजवा दिए हैं। थैंक यू फॉर योर सर्विस। और फिर हम देखते हैं दोस्तों कि टॉम विक्टर की एक रिपोर्ट अपनी तिजोरी में रख लेता है, जिसमें और भी कई सारे लोगों की फाइल्स रखी हुई है। अभी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे पता चल जाएगा सब कुछ। इसके बाद हम सारा नाम की एक साइंटिस्ट लड़की को देखते हैं, जो कि बड़ी घबराई भी जाती है एक फर्म में। वहाँ के मैनेजर को वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि मैं साइबो सीमेंटिस नाम की कंपनी में पिछले कुछ महीनों से एज अ सीनियर रिसर्चर काम कर रही थी। वहाँ सिफिस्ट, क्रॉप सीड, फर्टिलाइजर्स और भी कई तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा था। उसमें एक ऐसा वीट सीड का निर्माण किया गया था जो कि फसल तो बहुत ज्यादा देता, मगर उसको लंबे टाइम तक कंज्यूम करने से एलर्जीज डेवलप हो सकती थी, जो कि आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकती थी। इसकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। इस बारे में जब मैंने अपने सीनियर को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं उस रिपोर्ट को सही से समझ नहीं पाई, मतलब वो मेरे खिलाफ हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, मगर वो रिपोर्ट मेरे पास ही रह गई है। जिस पे फर्म का मैनेजर कहता है कि मैडम देखिए, ऐसा है कि इस तरह के काम हम नहीं करते, आपने कंपनी की रिपोर्ट बिना उनकी इजाजत के अपने पास रख ली है, इससे तो आप पे ही उल्टा केस हो सकता है, और अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपोज ही करना चाहती है तो किसी दूसरी फर्म के पास चले जाइए, हम इस तरह के केसेस नहीं लेते। जिस पे सारा कहती है मुझे आपके पास मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है, मैं उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकती, पर मुझे हेल्प चाहिए ये रिपोर्ट वापस करने में, क्योंकि कंपनी वाले डायरेक्टली तो मुझे कुछ कर नहीं रहे, मगर वो आए दिन मेरा कुछ न कुछ नुकसान कराकर मुझे डराते धमकाते रहते हैं। मुझे उन रिपोर्ट से छुटकारा चाहिए अब। तो मैनेजर कहता है कि देखिए, इसमें हम तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, पर हाँ मैं आपको एक नंबर दे सकता हूँ जिसपे मैसेज करने से आपको सामने से कांटेक्ट किया जाएगा, और वो आदमी है या औरत ये भी पता नहीं, मगर हाँ वो आपकी मदद जरूर करेगा, या कर सकता है या कर सकती है। दरअसल आज तक हमने भी कभी उसको देखा नहीं, पर हाँ ये जानते हैं कि वो इस तरह का काम करवाता है। जिसके बाद दोस्तों सारा मैसेज करती है उसी नंबर पे, जो कि टॉम का ही नंबर है। वो उससे बात करने की इच्छा जाहिर करती है, तो सामने से रात में टॉम सारा को फोन करता है, मगर वो डायरेक्ट फोन नहीं करता, बल्कि ठीक उसी मेथड का यूज करता है जो कि उसने हेनरी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया था। बट सारा को तो इस बारे में पता ही नहीं था ना। हम देखते हैं दोस्तों की छोटी सी स्पेशल कस्टमर केयर सर्विस जिसका नाम है ट्राई स्टेट रिले सर्विस। तो वहाँ से एक लेडी एग्जीक्यूटिव सारा को समझाती है कि आपको जिसने कॉल किया है वो हो सकता है कि बोल नहीं पाते, इसीलिए वो हमारे सर्विस का यूज कर रहे हैं। इसमें वो अपनी ओर से टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेजेंगे और हम उसे पढ़कर आपको सुनाएंगे। फिर आपको जो कुछ भी बोलना होगा आप उधर से बोलिएगा और मैं आपकी बात को टेक्स्ट मैसेज में उनको सेंड करूंगी। मगर चिंता की कोई बात नहीं है, हमारी सर्विस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आप लोग जो भी बातें करेंगे उससे हमारे सर्वर में रिकॉर्ड नहीं होगा, बेझिझक कुछ भी करिए। ऐसा ही होता है। सारा अपनी सारी बातें ट्राई स्टेट रिले सर्विस की एग्जीक्यूटिव को बताती है और वो मैसेज करके टॉम को इन्फॉर्म कर देती है। तो अपनी सारी प्रॉब्लम बताने के बाद सारा कहती है कि कल रात उन्होंने मेरी कार को आग लगा दिया, मुझे काफी डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरे घर पे भी नजर रखी हुई है। इस पे टॉम मैसेज करके कहता है कि हो सकता है उन्होंने तुम्हारा फोन भी टैप किया हुआ हो और वो तुम्हारी सारी बातें भी सुन रहे हो, इसलिए मेरी बात मानो तो अपना घर चेंज कर दो, ये फोन भी स्विच ऑफ कर दो या तो, और दूसरे फोन से मुझे मैसेज करो। टॉम का अंदाजा बिल्कुल सही होता है दोस्तों। सारा ने जो कुछ भी कहा होता है
वो रोज और डैनी नाम के दो लोग सुन रहे होते हैं आराम से, मगर इन दोनों को ये नहीं पता कि वो किससे बात कर रही थी, सामने वाले ने उससे क्या कहा, ये बात इनको नहीं पता होती है। इसीलिए रोज और डैनी जाते हैं ट्राई स्टेट रिले सर्विस के ऑफिस। वो खुद को ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिसर बताकर इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, मगर सामने से उनको ये सुनने को मिलता है कि अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1990 सेक्शन 225 के तहत हम अपने कॉलर की निजी जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकते। अब डैनी कहता है कि लगता है हमें वारंट के साथ आना होगा। तब भी कस्टमर केयर वाली डरती नहीं और कहती है कि वारंट लाकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपने कॉलर की कोई भी डिटेल्स सेव करके रखते ही नहीं। अब अगले दिन दोस्तों हम देखते हैं कि सारा वॉशिंगटन के किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गई है और उसने नया फोन भी ले लिया और उससे टॉम को मैसेज किया। टॉम टाइप करके कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन को समझने के बाद हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, मगर इसके लिए हम $50,000 चार्ज करेंगे, जिसके लिए सारा मान जाती है बेझिझक। और तब टॉम कहता है कि अब से तुम्हें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो तुम्हें फॉलो करने होंगे, भले ही वो सुनने में कितने ही अजीब क्यों ना लगे। इसके लिए भी सारा मान जाती है, जिसके बाद उसे अपने घर पे एक पैकेज रिसीव होता है, जिसे ओपन करने के बाद उसे सबसे पहले एक पेज मिलता है दोस्तों, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं क्लियरली। जिसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जब तक हम तुम्हें अपना फोन स्विच ऑन ना करने को कहें तो करना मत, इससे कंपनी के एजेंट्स तुम्हारे फोन की ट्रैकिंग और वायर टैपिंग नहीं कर पाएंगे, तुम सेफ रहोगी। और मैंने एक एनवलप भेजा है, उसमें $50,000 रख दो, और फिर जब कंपनी से हम पैसों की नेगोशिएशन करेंगे तो उसमें भी 50% हमारा होगा, यानी मेरा। साथ ही एनवलप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख दो जिससे कंपनी का भांडा फूट सकता है। इसके अलावा अपने कंपनी का नाम, नंबर और एड्रेस भेजो, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो और ड्राइवर लाइसेंस की फोटोकॉपी भेजो। साथ ही अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह ये सब फ्राइडे बैग में रख दो ताकि उन्हें कोई भी ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद सारा इंतजाम करने में जुट जाती है दोस्तों। तभी उसे टॉम का कॉल आता है। इन्होंने लास्ट कॉल में ही एक पासवर्ड भी बना लिया था ताकि कोई दूसरा आदमी रिले सर्विस के थ्रू कॉल करके सारा को मिसगाइड ना कर पाए। और इसीलिए दोस्तों सबसे पहले रिले सर्विस के एग्जीक्यूटिव हर बार सारा से यही पूछती थी, वो भी टॉम के कहने पे, कि डेबिट और क्रेडिट। इस पे सारा को कहना था चेक। तो जब वो चेक कहेगी उसके बाद ही टॉम अपना मैसेज रिले सर्विस वालों से भिजवाएगा। और दोस्तों इस बार वो ये मैसेज भिजवाता है कि कल सुबह 10:05 वाली फ्लाइट जो नेवाक से पिट्सबर्ग जाएगी उसे तुम्हें पकड़ना है। इसके बाद 11:50 में अटलांटा के लिए फ्लाइट लेनी है। और हाँ, इस दौरान तुम अपना ये फोन लेकर नहीं जाओगी, फोन सारे घर पे ही छोड़ कर जाना है। मैंने पैकेज में एक रेड मार्क्ड फोन भेजा है, तुम्हें उसे अपने साथ लेकर आना होगा, मगर उसे पिट्सबर्ग पहुंचने के बाद ही ऑन करना। और हाँ, पैसे और डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलना। कॉल हो जाता है डिस्कनेक्टेड। तब सारा कहती है मैं कुछ बोलना भूल गई हूँ, आप फिर से उन्हें फोन लगाइए ना। मगर रिले सर्विस वाली कहती है हम उन्हें फोन नहीं कर सकते, उन्होंने नो कॉल बैक रिक्वेस्ट ऑन करके रखा हुआ है। अब अगले दिन हम देखते हैं दोस्तों कि टॉम ने जो जो इंस्ट्रक्शंस कॉल पर दिए थे सारा को, सारा उन सबको फॉलो कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों हम टॉम को भी सेम फ्लाइट में देखते हैं जिसमें सारा है, मगर उसने एक मुस्लिम का गेटअप किया होता है। हमें उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सोचिए जरा, सारा ने तो उसको कभी देखा ही नहीं है, तो भला वो कैसे पहचानेगी। इसके अलावा दोस्तों रोज और डैनी भी सारा का पीछा करते करते यहाँ पे आ चुके होते हैं। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि पिट्सबर्ग पहुंचने के बाद अपना लुक बिल्कुल एक मॉडर्न लड़के की तरह कर लेता है। वो जाता है लॉस्ट प्रॉपर्टी काउंटर पे और कहता है कि ये बैग मुझे वॉशरूम के पास मिला, इसमें सारा ग्रैंड का स्टिकर लगा हुआ है। उसी वक्त सारा टॉम का भेजा हुआ फोन ऑन करती है। ऑन करते ही उसमें टॉम का कॉल आता है, वो भी रिले सर्विस के थ्रू। उससे पूछा जाता है कि तुम अपने साथ वो पैकेज तो लाई हो ना। वो कहती हाँ। तभी लॉस्ट प्रॉपर्टी काउंटर से सारा के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपका बैग हमें मिल गया है, आकर ले लीजिए। और ये अनाउंसमेंट दोस्तों डैनी भी सुन लेता है। वो फौरन जाता है उस काउंटर की ओर और इधर टॉम कॉल पे सारा से कहता है कि वो सब इग्नोर करो और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कॉल पे उसको सुनो। वो सारा को पोस्ट ऑफिस डी में जाने को कहता है ताकि वो वहां से पैकेट पोस्ट कर सके। उसी वक्त अटलांटा की फ्लाइट के लिए अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि पैसेंजर सारा ग्रैंट गेट A29E रिपोर्ट करे। और ये सुनते ही डैनी तुरंत गेट A29E की ओर जाता है। वहाँ पे डैनी का एक और आदमी मौजूद था दोस्तों पहले से, जो कि बताता है कि कब से अनाउंसमेंट हो रही है, मगर सारा तो यहाँ पे है ही नहीं। और तब डैनी करता है रोज को फोन, जो कि सारा पे नजर रखे हुए होती है। वो कहती है तुम्हें यकीन नहीं होगा सारा मैडम अभी कहाँ पे है। वो एयरपोर्ट के पोस्ट ऑफिस में है। और यहाँ कॉल पर सारा टॉम को बता देती है उस पैकेज का ट्रैकिंग नंबर। फिर वो उस पेपर को डस्टबिन में डाल देती है, जिसे फिर रोज निकाल लेती है दोस्तों। और वो उनसे वो पैकेज कहाँ के लिए पोस्ट किया था वो जान लेती है। और ये चीज टॉम भी देख लेता है कि अच्छा ये भी यहाँ पे है। तो रात में अपने घर लौट आने के बाद टॉम सारा को कॉल करता है और बताता है कि आज एजेंट्स तुम पे नजर रखे हुए थे एयरपोर्ट पे। हो सकता है कि वो अब तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस एक बार पैकेज मुझ तक पहुंच जाए, फिर हम सामने से उन्हें कांटेक्ट करेंगे और नेगोशिएशन करेंगे। उधर दोस्तों रोज और डैनी परेशान होते हैं। वो सारा के पोस्ट किए हुए पैकेज हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मगर टॉम उनकी नाक के नीचे से वो पैकेज लेकर चला जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद टॉम साइबो सीमेंटिस के CEO
एडम फ्रैंकलिन के लिए रिले सर्विस से मैसेज भिजवाता है कि हमारे पास सैबो सेमेंटस फर्टाइल व्हीट प्रोग्राम की फूड सेफ्टी असेसमेंट की कॉपी है, जो कि हमें आपके ही पुरानी एम्प्लॉय सारा ग्रांट ने दे दिया। ये रिपोर्ट 311 पेजेस लंबी है। अब अगर आप चाहते हो कि ये लीक ना हो तो सारा ग्रांट को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करना चाहती है। अगर आप आगे के नेगोशिएशन के लिए तैयार हो तो हमें इस नंबर पे दोबारा मैसेज करें। पर उधर से मैसेज मिस्टर फ्रैंकलिन खुद नहीं करता, बल्कि डैनी से करवाता है। फिर एक दिन टॉम क्या करता है ना दोस्तों, वो डैनी के सर्विलेंस कार में अपना एक फोन छोड़ आता है और उसी फोन पे कॉल करके डैनी से बातें करता है कि अब से सारा मेरी क्लाइंट है, मेरा काम ही दो पार्टीज के बीच सुलह करवाना है, जिससे दोनों मुसीबत से निकल जाए। अब से आप भी मेरे क्लाइंट हैं और आपसे मैं इस सर्विस के लिए $500,000 कैश चार्ज करूंगा। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो हम सारी सरकारी दफ्तर के साथ बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को सौंप देंगे, जिसके बाद तो आपकी कंपनी, आपका बॉस सब खुश हो जाएगा और अब चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप हमारा साथ हाथ मिलाकर देते हैं और सब यहीं पे खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सारा के घर के सामने से वो सर्विलेंस हटाना होगा और उससे जितना हो सके दूर रहना होगा। याद रखना, मेरे क्लाइंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। दरअसल दोस्तों, टॉम भी सारा के बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में रह रहा था, जहाँ से वो सारा पे हर वक्त नजर रख रहा था। और अब सारा और टॉम दोनों ही अपनी अपनी खिड़की से डैनी के सर्विलेंस वैन को यहाँ से जाते हुए देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो बढ़िया हुआ। इसके बाद टॉम सारा को रिले सर्विस के थ्रू कॉल करके कहता है कि अब हमें कुछ दिनों के लिए सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही वो अपनी साइड से डील डन करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। इसके बाद तुम्हें अपना लोकेशन पूरी तरह से चेंज करके न्यू लाइफ जीनी होगी। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। और हाँ, तुम्हें ये जगह परमानेंटली छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतने टाइम के लिए तुम्हें यहाँ से दूर रहना है कि वो लोग मूव ऑन कर जाएं। फिर कुछ दिनों के बाद टॉम की बात होती है कॉल पे डैनी से, जो बताता है कि हमारे बॉस तुम्हारी डील के लिए मान गए। अब तुम्हें पैसे कैसे देने हैं बताओ। तो टॉम बताता है कि कैश को पोस्ट ऑफिस के जरिए लैंडर्स कैलिफोर्निया भेज दो। इधर हम देखते हैं दोस्तों कि डैनी ने पैसों का इंतजाम तो कर लिया था, साथ ही उन्होंने एक छोटे से ट्रैकर का भी इंतजाम कर लिया था, जिसे वो पैसे वाले सूटकेस में छिपा देते हैं। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि टॉम को सारा हर रात वॉइस मैसेज करती है, जिसमें वो कभी तो उसको अपने दिन के बारे में बताती है तो कभी उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। मगर एक भी दिन इस तरह के बेकार मैसेज का टॉम जवाब नहीं देता। मगर एक रात वो उसे कोई मैसेज नहीं भेजती, जिससे टॉम को उसकी चिंता हो जाती है और वो डायरेक्टली बिना रिले सर्विस के ही सारा को कॉल कर देता है। मगर वो प्रिटेंड ऐसा करता है जैसे वो रिले सर्विस का ही एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हो। वो उससे पूछता है सब ठीक तो है ना। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं बस जल्दी सो गई थी आज, इसीलिए तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। और क्या तुम मेरे मैसेज सुनते हो क्या? मुझे तो लगा था नहीं सुनते होंगे। और तब टॉम उसके म्यूजिक टेस्ट की बड़ी तारीफ करता है। दरअसल जब भी सारा वॉइस मैसेज भेजती है ना, तो उसके बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है, जो कि टॉम को बड़ा पसंद आ जाता है। अब आगे टॉम सारा से कहता है कि हमें एक दूसरे से जरा कम ही बात करनी चाहिए। सारा कहती है तुमने मेरी सारे मैसेज सुने हैं, इसका मतलब यह है कि तुम काफी अकेले हो, वरना इतना टाइम किसके पास होता है कि अपने क्लाइंट के सारे मैसेज सुने। अच्छा तुम ये बताओ कि कितने टाइम से तुम ये काम कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ कि तुम अपने काम को पूरा ना कर पाए हो? तो टॉम कहता है हाँ, कुछ बार ऐसा भी हुआ है। लोग डर की वजह से मेरे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ जाता है। सारा कहती है मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ सही से पेश आने की। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, बाद में बात करेंगे। जैसे ही फोन कट होता है दोस्तों, उधर डैनी को पता चल जाता है कि सारा ने नए नंबर पे बात करी है। मगर जैसे वो अपनी टीम को उस नंबर का पता लगाने को कहता है, वैसे ही टॉम वो सिम कार्ड निकाल देता है। फिर अगले दिन वो जाता है पोस्ट ऑफिस एक बिजनेसमैन के लुक में, और वहाँ के क्लर्क से कहता है कि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। दरअसल मेरा बिजनेस के मामले में एक मीटिंग थी यहाँ पे, तो मैं 1 महीने से यहाँ बाहर हूँ और मुझे यूरोप भी जाना है, जिसमें पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। इसीलिए क्या आप मेरा जो मेल है उसे फॉरवर्ड कर सकती हो मेरे कजन के एड्रेस पे, जो कि पोकिप्सी में रहती है, और क्या है ना वो भी अभी मूव कर रही है, तो क्या आप इसको जनरल डिलीवरी में डलवा सकती है? क्लर्क कहती है हो जाएगा सर, पर आपकी कजन को आईडी दिखाना होगा कुछ भी पिकअप करने के लिए। और पता है दोस्तों, टॉम ने अपने कजन के एड्रेस में सारा का एड्रेस ही दिया था। फिर एक दिन के बाद दोस्तों डैनी करता है बात टॉम से और कहता है कि तुमने मिस्टर फ्रैंकलिन से कहा था कि तुम्हारे पास 311 पेजेस की रिपोर्ट है, मगर रियल रिपोर्ट तो 327 पेजेस की थी। देखिए हमने सारे पैसे तो आपको भिजवा दिए आपके कहने पे, मगर हमें हमारे सारे पेपर्स वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा ये। अब ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि सारा मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं थी। वो लगाता है फोन सारा को रिले सर्विस के थ्रू और पूछता है कि बाकी के पेपर्स कहाँ हैं। इस पे सारा कहती है उनमें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए वो मैंने अपने पास रख लिया, आपको नहीं भेजा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। पिछली बार की तरह ही वो पेपर्स अभी मेरे पास ही हैं। इस पे टॉम गुस्सा होकर कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स दे देना मुझे, एक फोटोकॉपी तक मत रखना अपने पास, वरना हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहा था ना। ये सुनकर सारा हल्का सा रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद दोस्तों टॉम को फिर से सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ जाते हैं पिछली बार की तरह ही। वो रिले सर्विस के थ्रू अगले दिन सारा को बताता है कि वेस्ट 46 में न्यूज स्टैंड है एक, सारे मिसिंग पेजेस एनवलप में डालकर न्यूज़पेपर के ढेर में लेफ्ट से सेकंड में वो एनवलप छिपाकर चली जाना। तो वो ऐसा ही करती है
और इस बार भी दोस्तों सारा पे डैनी और उसका गैंग बिल्कुल नजर रखे हुए होता है, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाते कि अचानक से सारा न्यूज़पेपर वाले के पास क्या करने के लिए चली गई है। तो वो अपना एक आदमी भेजते हैं न्यूज़पेपर वाले से पूछताछ करने के लिए, मगर उसी वक्त टॉम एक अजीब से ही लुक में वहां पहुंच जाता है और लेफ्ट से सेकंड में रखे न्यूज़पेपर को उठाकर अपने साथ लेके जाता है। पर फिर वो क्या देखता है दोस्तों कि उसमें तो एनवलप है ही नहीं। कॉल करके सारा से पूछने पे पता चलता है कि सारा ने जल्दबाजी में लेफ्ट की जगह राइट साइड में एनवलप डाल दिया। तो वो कहती है मैं वापस जाकर ठीक कर दूं क्या? तो टॉम उसको मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे डैनी के लोग अब चील की तरह नजर रखे होते हैं। तो अब ऐसे में टॉम एक लेडी से हेल्प मांगता है, वो उसे कुछ पैसे देता है और लाने को कह देता है। वो भी जाती है न्यूज स्टैंड पे और हल्ला करने लग जाती है कि आज तो मेरा बर्थडे है, ये लो पैसे और मुझे ऐश करने दो। ये कहकर वो सारे न्यूज़पेपर्स हवा में उड़ा देती है और जिसमें एनवलप होता है उसे अपने पास रख कर निकल जाती है। फिर वो टॉम को हैंड ओवर करने जाती है, मगर डैनी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम वहाँ से अभी क्या लेकर आई थी, मगर वो मुकर जाती है। मगर दोस्तों ये सारी चीजें डैनी के मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था, इसीलिए डैनी के लोग टॉम का आधा फेस उस वीडियो में देख लेते हैं। अब रात में टॉम उन्हें कॉल करके कहता है कि मिसिंग पेजेस के साथ साथ हमने 40 फोटोकॉपीज भी रिकवर कर ली है, जिसे मैं जल्द ही मेन स्ट्रीम मीडिया में भेजने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों से मैंने कहा था ना कि मेरी क्लाइंट का पीछा मत करना, पर तुमने सुना नहीं। इस पे डैनी ये एक्सक्यूज देता है कि वो टाइम स्क्वायर पे थी हमारे सेंसिटिव मटेरियल्स के साथ, ऐसे में हमें उस पे नजर रखना पड़ा, क्योंकि कहीं गलती से भी वो पेपर्स किसी और के हाथ लग जाते तो फिर पंगा हो जाता ना। बट सॉरी आपकी इंस्ट्रक्शन को ना मानने के लिए, और अब आगे से हम आपके मुताबिक ही चलेंगे। तो टॉम कहता है कि हैंड ओवर डायरेक्टली हमारे क्लाइंट और आपके सीईओ के बीच होगा, वो भी किसी पब्लिक प्लेस पे 7 बजे शाम में थर्सडे को। और यही सेम बात टॉम कॉल करके सारा को भी बता देता है। और उसी रात दोस्तों उसे वॉइस मैसेज आता है हेनरी का, जो कि काफी परेशान लग रहा है। वो कहता है कि मैंने डर के मारे चुप्पी तो साध ली, मगर मेरी चुप्पी की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। विक्टर ये कभी नहीं मानेगा कि उसकी कंपनी के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से ये हुआ है ऐसा। तुमने तो मेरी मदद करी, मगर मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा है। ये सुनकर दोस्तों टॉम को भी बुरा लग जाता है। वो जाता है अगले दिन ग्रुप डिस्कशन में, जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं दोस्तों जो कि पहले शराबी हुआ करते थे, मगर उन्होंने अब शराब छोड़ दी है और दूसरों को भी वो प्रेरित करते हैं शराब छोड़ने के लिए। यहाँ वो अपने दिल की भी बातें क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग शराब पीना इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनके मन में कोई बात होती है जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, और फिर शराब का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ टॉम अपने बारे में बताता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका में मुस्लिम्स के साथ कितना गलत बर्ताव हुआ ये तो सभी को पता है। मेरे साथ भी काफी भेदभाव हुआ, लोग मुझे काफी टॉन्ट वगैरह किया करते थे, जिसकी वजह से मैंने शराब का सहारा लिया और किसी तरह से सोसाइटी में फिट रहने की कोशिश की। मैंने एक कंपनी में जॉब भी ज्वाइन की, जहाँ कुछ ही महीने काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। तो इस बारे में जब मैंने प्रूफ्स के साथ मैनेजर से बात करी तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा कुछ दिनों के बाद मेरे ही बारे में ऑफिस में तरह तरह की अफवाह उड़ने लग गए, जिससे मैं काफी परेशान हो गया और फिर कुछ पैसे लेकर अपना मुंह बंद रखने में ही मैंने भलाई समझी। मगर इस बात का असर मेरे दिल पे बहुत गहरा हुआ। मुझे काफी गिल्ट फील हुआ उन लोगों के लिए जिनके साथ बुरा हुआ। और कल रात मुझे एक ऐसे ही इंसान का मैसेज आया जो कि मेरी इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। मैं तो मूव ऑन कर गया, पर मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। वो हेनरी की बातें कर रहा है दोस्तों। फिर 1-2 दिन के बाद दोस्तों जब सारा रनिंग कर रही होती है तो उसे कॉल आता है टॉम का रिले सर्विस के थ्रू, जो सारा को बताते हैं कि ओरिजिनल रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस के जनरल डिलीवरी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। साथ ही आज शाम को 7 बजे लोकी रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक है, जहाँ पे सारा और मिस्टर फ्रैंकलिन आपस में बातें करेंगे, डील करेंगे, जहां सारा तुम पहले जाओगी और मिस्टर फ्रैंकलिन का इंतजार करोगी। उनके आने पे तुम उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगी और उनके साथ एक फोटो क्लिक करोगी। इसके बाद तुम टैक्सी लेकर निकल जाओगी, तब तक तुम्हें आगे के इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। यही सारी बात मिस्टर फ्रैंकलिन के लिए डैनी को भी बता दी जाती है। फिर रात में 7 बजे टॉम को लोकी रेस्टोरेंट में एक नॉर्मल कस्टमर होने की एक्टिंग करते हुए हम देखते हैं। टाइम अब होने को था, मगर सारा अभी तक नहीं आई दोस्तों, जिससे टॉम को बड़ी टेंशन हो जाती है। वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसको मिलता है वॉइस मैसेज सारा का, जिसमें वो कह रही थी कि टाइम स्क्वायर के पास मैंने गड़बड़ कर दी। उस वक्त तुम्हारा फेस रिवील हो गया था और फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से उन्होंने तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता कर लिया। मैं तुम्हें अब और खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए मैं खुद ही टाउन हॉल में डॉक्यूमेंट उन्हें सौंपने जा रही हूँ। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था इस बारे में कि मैं तुम्हें ना बताऊं, पर मुझे लगा कि एक मैसेज कर देना चाहिए, बढ़िया रहेगा। और ये सुनने के साथ ही टॉम दौड़ते दौड़ते भागे चला जाता है टाउन हॉल में, जहाँ आज एक पियानो कॉन्सर्ट चल रहा है दोस्तों। टॉम 2nd फ्लोर पे जाकर वहाँ से चुपके से इतनी सारी ऑडियंस के बीच में सारा को ढूंढता है। फिर वो देखता है कि डैनी और उसके साथ ही अभी भी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली सारा कहाँ पे बैठी हुई है।
इसीलिए टॉम टाउन हॉल की इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑडियंस में भगदड़ मच जाती है। अब सारा की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसके पास टॉम आ जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ, और फिर वो अपना पासवर्ड बताता है, क्रेडिट और डेबिट। सारा फौरन कह देती है चेक, और उसका हाथ पकड़कर उसके कहने पे उसके साथ भाग जाती है। जिसके बाद टॉम उसे अपनी कैब देता है चेहरा छिपाने के लिए, और कहता है तुम ट्रेन से सीधा जाओगी और पोकीप्सी के ग्रैंड होटल में जाओ, जहाँ तुम कैश में पेमेंट करोगी। वहाँ तुम अपने ही नाम पे रूम बुक करोगी, मगर अपने नाम की स्पेलिंग को जानबूझकर गलत लिखोगी। सारा कहती है पहले मुझे मेरे अपार्टमेंट जाना होगा अपना कुछ सामान लेने के लिए, मगर टॉम कहता है कि अब इसका टाइम नहीं है बिल्कुल भी। फिर जब ये दोनों साथ में टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं, तो बीच में सारा वही दोस्तों टिपिकल लड़कियों वाले सवाल करना शुरू कर देती है कि तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। अब भाई काम है यार उसका, ये वो हर क्लाइंट के लिए यही करता है, मगर मैडम को स्पेशल फील करवाना था खुद के लिए। आगे वो बार बार उसे टॉम टॉम कहकर पुकार रही होती, तो टॉम बताता है मेरा रियल नेम है अशरफ, उन्हें मेरे बारे में जो कुछ भी पता चला वो सब गलत पता है, अब तुम जाओ। इसके बाद दोस्तों वो अपने आंख के सामने सारा को ट्रेन से जाते हुए देखता है। फिर वो लगाता है डैनी को फोन और कहता है कि तुम लोगों ने जो हरकत की ना, उसके बाद अब ना तुम्हारे हाथ सारा लगने वाली और ना ही मैं। बस इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी उसे सारा के नंबर से आता है फोन, मगर बात सारा नहीं बल्कि डैनी कर रहा था, यानी डैनी सारा को पकड़ने में कामयाब हो गया था दोस्तों। और जब टॉम उन्हें मीडिया की धमकी देता है, तो डैनी कहता है अब तुम्हारे पास वो ओरिजिनल पेपर नहीं है, और जितने भी बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं ना, वो हमारे साथ मिलकर ही काम करते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी में तो कोई भी आर्टिकल्स हमारे खिलाफ नहीं छापेंगे, और छोटी मोटी मीडिया में रिपोर्ट जब तुम पब्लिश करवा भी दोगे तो हम उसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज का नाम देकर रफा दफा कर देंगे। जिस पे टॉम कहता है कानून व्यवस्था इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, मगर डैनी का यही कहना होता है कि सारा की जान प्यारी है, तो अब हमारे इशारे पे काम करो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमें अपने साथ उस जगह लेकर जाओगे जहाँ पे तुम सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हो अपना, वहाँ हम अपने हाथों से सारे कॉपीज को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर तुम्हें और सारा को जाने देंगे। ये फैसला दोस्तों टॉम के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर वहाँ कर देता है। फिर वो जैसे अपने अपार्टमेंट जाता है तो वहाँ पे डैनी की वैन पहले से मौजूद होती है। वो टॉम को देखकर दरवाजा खोल लेते हैं और उससे अंदर बैठने को कहते हैं। फिर टॉम उनसे कहता है कि तुम्हें तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, तो सारा को जाने दो और फिर मुझसे बात करो। तब वो सारा पे गन पॉइंट करके उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सिक्योरिटी रूम कहाँ पे, तो मजबूरी में टॉम को बताना पड़ जाता है 10001 साउथ सेकंड स्ट्रीट न्यूयॉर्क। जिसके बाद वो लोग सारा से गन हटा देते हैं और तभी टॉम उनसे फाइट करने लग जाता है दोस्तों चलती हुई वैन में। और तभी सारा खुद पीछे से टॉम को एक डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे टॉम को समझने में देरी नहीं लगती दोस्तों कि सारा भी इनसे मिली हुई है। वो सीधा उससे यही सवाल करता है कि तुम चाहती क्या हो, तो वो कहती है हमें तो ऑप्टिमो फार्मास्यूटिकल की कॉपी वाली रिपोर्ट चाहिए। दरअसल दोस्तों ये वही कंपनी थी जिसका सीईओ विक्टर था, यानी टॉम का जो लास्ट क्लाइंट था हेनरी, उसे जिससे टॉम ने बचाया था। उन्हीं लोगों ने ये सब खेल रचा टॉम को अपने कब्जे में लेने के लिए, ताकि आगे चलकर विक्टर को कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ये लोग फिर फौरन टॉम को उसके अड्डे पे लेके जाते हैं, जहाँ पे टॉम ने पासवर्ड वाला लॉक लगा के रखा हुआ था दरवाजे पे ही, जिसे वो 3 बार जानबूझकर गलत दबा देता है, जिससे होता है वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट और चारों ओर धुआं धुआं। इसी धुएं का फायदा उठाकर टॉम अंदर जाता है और अपनी गन लेकर उन पे फायरिंग करते हुए भागने लगता है। हालांकि पीछे से वो लोग भी टॉम पे फायरिंग कर रहे होते हैं, उनका साथ सारा भी दे रही होती है दोस्तों। इनके बीच काफी देर तक गोलीबारी चलती है, पर तभी वहाँ पे आ जाती है जेनी। दरअसल जेनी एक पुलिस ऑफिसर है दोस्तों, जो कि अल्कोहल छोड़ने वाले ग्रुप का भी पार्ट रही थी। कल की रात जब डैनी ने टॉम को सारा की जान की धमकी दी थी ना, तो टॉम को शक हो ही गया था कि इतनी सेफ्टी से जब मैं सारा को खुद ट्रेन पे चढ़ा कर आया था, तो वो डैनी के हाथ कैसे लग सकती है। उसे पता था कि अब आगे ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब उसको अंदाजा हो गया था कि सारा भी उनके साथ मिली हो सकती है, इसलिए उसने डैनी को इन्फॉर्म कर दिया था। अब पुलिस वाले चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं गन पॉइंट पे, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस कंपनी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके बारे में कंपनी को भी पता है, लेकिन वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए बना रही है दवाइयां। इसलिए वो खुद कंपनी बंद करने के बजाय लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, मतलब कंपनी, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें वो मरवा देते हैं। मगर दोस्तों अब इस सबूत की वजह से गवर्नमेंट उस कंपनी पे सख्त कार्रवाई करती है, और इधर टॉम अपने पैसों से जो उसने कमाए थे उन्हें लेकर एक नई लाइफ की शुरुआत करने चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आखिर में ट्विस्ट कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।